But he says he has something interesting among his collection. This is azan flower. The flower beloved among the locals blossoms under the voice calling for prayer. Yes, we are astonished by the extraordinary natural phenomenon, but there are mysterious examples of science and religion converging, and we find ourselves much associated with nature, and this example is only one of them. This report is prepared by Volkan. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول وما آمنت بالله صدق الله العظيم से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आ जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इस तकरीब की जो मेहमान ख़ुसूसी हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद रियाज प्रिंसिपल करीम शरीफ कॉलेज। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और इस तकरीब की जो सदर है जो हिदायत करेंगे हमारे दरमियान मौजूद हैं असलम बल साहब खुशी साहब ने लेकर आए हैं। और इस तकरीब की एक और अहम शख्सियत है तो हमारे एजाजी के हैसियत से आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर हसन इमाम मलिक। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और सहाबे के आप पहले से मौजूद हैं लेकिन मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप काम तशरीफ रखाएं।
लोग यहाँ मौजूद अगर कार्यक्रम होने के हमारे मेहमानों के इजाज़ में मेहमानों की वेलकम करते हुए उनका खुशामद करते हुए फूल उन्हें पेश करें। सब सभी साहब आप इसमें छोटा बच्चा से लीजिए। मुशीद साहब जो अख्तर साहब बहुत गहरे दोस्त हैं और इसके बाद में मोटिवेटेड भी और एक इमाम साहब हैं हमको हाँ बेटा आप इधर आ जाइए, इनको दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अख्तर हुसैन साहब की पहली किताब और ये किताब बहुत अहम इसलिए भी है कि इनकी पूरी जिंदगी आज उम्र की जिस सेंटर की जो इंचार्ज है मिस्टर बी मराठी साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पे आए हैं। तो सभी साहब नहीं सर अपने साथ अपनी जो भी उम्र है उस उम्र को अभी उन्होंने इतने सालों के बाद वो एक ही चीज़ों को याद आए उन्होंने इस किताब को लिखा। ये बहुत बड़ी बात है। उनकी किताब में ऐसी दास्तानें हैं जिसको सुनकर पढ़कर आपको लगेगा ये तो मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन वो इतनी सच्ची बातें हैं। उन्होंने अपने उन बातों को भी इसमें लिखा है कि जिसको लोग अमूमन बताने से कतरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनका अच्छा पहलू नहीं है, इन्होंने उसको भी लिखा है ये बिना सोचे हुए कि इससे क्या होगा। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी किताब बड़े प्यार से बहुत सच्चाई से लिखी है। कुछ लोगों से नाराजगी हो सकती है तो उसके बाद ये लोग की चूंकि अध्यात्म से ताल्लुक नहीं बना सकता, स्पोर्ट्स से आए होते हैं तो स्पोर्ट्स की दास्तान में बहुत दिलचस्प आप पढ़ेंगे। किताब जब आप पढ़ेंगे तो जल्दी थोड़ा सा कभी मानना हूँ, लेकिन इस किताब की लोग पर और किताब को किताब बनाने में बहुत बड़ा हाथ है असलम साहब। इन्होंने उनकी हौसला अफजाई भी की। पूरी किताब में उन्होंने एक एक सफर एक एक लफ्ज़ को देखा। अगर वो इतनी मदद नहीं करते, इतनी अफजाई हौसला अफजाई नहीं करते तो शायद डॉक्टर साहब इस किताब को आपके सामने पेश नहीं कर पाते। और ऐसे उन्होंने एक शर्त तो रखी हुई थी कि अगर असलम साहब इस किताब को नहीं देंगे, वो नहीं समझ कहेंगे कि ये किताब छपने
بات ہے کہ میں اس کتاب کو شائع کروں، یہ ان کی شرط تھی. محترم صاحب کو نے بتایا نہیں تھا. محترم صاحب نے جب کتاب کو دیکھا، اسے معاملات دیکھے، انہوں نے پورا وقت دیا، پوری کتاب کا وقت درج کیا، جتنی حسرت ہے ضرورت تھی. تو اس لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں حضرت صاحب جیسی شخصیت کی آپ نے تعلیم بنائی جو کتاب مجھے یہاں تک نہیں آ سکتا. اب جو کتاب کی جیسی اجرا ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں. کتاب بہت بہت شکریہ. اس کتاب کی تخلیق میں جتنا وقت اور جتنا خود لگایا اس کے لیے ان کی بہت عزیز دوست جو ان کے بچپن کے دوست ہیں انہوں نے بہت موٹیویٹ کیا. اور شاید اگر ان کا موٹیویشن نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ان کو موٹیویٹ نہیں کیا ہوتا تو شاید وہ کتاب نہیں دیتا. یہ ذکر انہیں کئی بار بات آئی ہے. تو اس کتاب کو تخلیق میں مشیر صاحب کا بھی بہت بڑا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش کریں اس کتاب میں سننا ہے. مشیر صاحب. دوسری چیز یہ دوسرا واقعہ بھیجنے دیکھنے کے لیے آیا جب ہم لوگ اسکول کے 8ویں درجے میں تھے. آپ شاید ہمارے 10ویں میں ہوں گے. اچانک یہ پتہ چلا کہ 1998 کی بات ہے. 1998 میں جواہر لال نہرو ہندوستان آئے ہوئے تھے اور ایگل میدان میں ان کا ایک پروگرام تھا. اس پروگرام میں تمام لوگ شامل تھے لیکن اس کے دوسرے روز یہ پتہ چلا کہ آخر صاحب کو کچھ لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور وہ لوگ ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ تنہا تھے. ان پورے گروپ کے لوگوں کو آپ نے اتنی پٹائی کی سب چھوڑ کر کے ہم لوگ جب
पहुंचे तब तो मामला हल हो चुका था। तो ये आपकी बहादुरी का ये दूसरा वाक़या था कि हम लोग दंग रहे कि भाई एक अकेला शख्स किस तरह से कितने हिम्मत से लोगों का पीछा मुकाबला करता है। ये दूसरा वाक़या था जो बहुत असर करता था। इसी तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले गए, एनसीसी में रहे, केएमएम स्कूल से पास किए, मैट्रिकुलेशन आपने कंप्लीट किया। हम लोग आपके साथ साथ आपको चलते रहे, उसको फॉलो करते रहे। तो एक वक्त ऐसा आया कि पूरे बिहार लेवल का कि अप्रेंटिसशिप का एग्जाम होने वाला था और आपको उसमें भी आप एग्जाम में बैठे और अव्वल नंबर से पास किया आपने। इस तरह से जिसको अप्रेंटिसशिप में आपका सिलेक्शन हुआ। इसी दौरान एक वाक़या ये हुआ कि आपके घर के सामने एक पड़ोसी रहा करता था, वो रात के वक्त अपनी बहू को घर से निकाल दिया और वो दरवाजे पर बैठ कर रोती रही। आपकी वालदा को पता चला, उसने आपको बताया कि यहाँ तक मामला कुछ गड़बड़ है। ये फौरन गए, दरवाजा खटखटाया, वो शख्स निकला और आप इतना जोर से बिगड़े, इतना सख्त नाराज हुए कि आपने इस बहू को क्यों घर से मारा। वो डर के मारे तुरंत बहू को अंदर किया और दरवाजा खोल के बोला हथवार के मारे से करते नहीं। तो ये आपकी दिलेरी थी, ये हिम्मत थी कि कभी आप डरते नहीं थे किसी चीज से, गलत का हमेशा रोकते थे और हमेशा नेकी का साथ देते थे। ये बातें हम लोगों को मालूम जब होती थी तो हम लोग को, तो इस वजह से हम इनको बार बार मोटिवेट करते कहते रहते थे, पुराने वक्त में तुमने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, ये चीज़ अच्छी नहीं थी, इसको तुमने कैसे रोका, ये चीज़ का कैसे मुकाबला। इसी तरह से साधना जो हज के दौरान गए, तो हज के दौरान इस तरह से वाक़या पेश आया, साना का वाक़या पेश आया, जो कि कोई आम शख्स उसको रोक नहीं सकता, आम शख्स उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था, जो कि अख्तर साहब ने बहुत हिम्मत और दलील से उसको समझते हुए उसको पेश किया और उसको रोका। साना जब आप अरफात के मैदान से मुज़दलिफ़ा वगैरह सभी सब तमाम पूरा करते हुए जब लौटे, आप जमरात की रमी करना था, आप जहाँ कैंप था वहाँ से मुश्किल से 30 मीटर दूरी पर था। आप घर से निकले हैं अपने आइडिया को लेकर के, आप सड़क से जा रहे हैं कि अचानक सड़क आगे से बंद हो गया, लोगों का जाना बंद हो गया और आप लोग सारे लोग रुक गए। अब आगे लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब सड़क पे रुक गए तो पीछे की तरफ से पुश होने लगा, इतना जबरदस्त झटका, इतना जबरदस्त आने लगा कि अब लगता था कि हम गिर जाएंगे। लेकिन आपकी हिम्मत, आपकी दूरंदेशी उस वक्त काम आई। फौरन खड़े होकर के पीछे की तरफ होकर के चिल्लाने लगे कि तुम लोग पुश को रोको, नहीं तो बहुत बुरी तरह गिर जाओगे। तो लोगों ने जो आगे की तरफ खेल रहे खिला रहे थे, वो पीछे की तरफ धक्का देने लगे, जिसकी वजह से क्या कि पुश बंद हो गया। लोग खैर पूरी से खड़े रहे, नहीं तो सब मुंह के बल गिर गए और फिर वो सब कुचले जाते। जब ये रास्ता मिला, जब लोगों को इजाज़त दिया कि आगे बढ़ने की, जब आप आगे बढ़ रहे थे अपनी वाइफ को लेकर के, तो देखते हैं कि सड़क जो हार्ड था वो बिल्कुल मुलायम हो चुका था। ये डेड बॉडी के ऊपर से ये गुजर रहे थे। तो ये बहुत दर्दनाक लम्हा था जब आप ये घबराए गए कि ये क्या चीज़ है। जब चप्पल फंस गया तो लाश के कपड़े आपने पैर निकालने के बाद बहुत एहतियात से आगे और वो इस तरह से निकल करके आगे बढ़े, तब जाकर के आगे रखने किया। दूसरे नंबर अखबार में आता है कि हजारों या सैकड़ों की तादाद में इस तरह से लोग कुचले गए थे। जरा सी दूरंदेशी या हिम्मत कमजोरी नहीं होने की वजह से जो गिर गए लोग। कॉलेज के प्रिंसिपल यहाँ रखना बाबू डॉक्टर हमारे स्टेज पे पाक अवतार इमाम दर्जे की मस्जिद मुफ्ती अमीरुल हसन साहब मुकर्रमुल मकाम वाजिबुल इहतराम की हैसियत हमारे शहर के सीनियर शायर जो दिया पूरे झारखंड में किसी खिलाड़ी ने लिखा पहली किताब, और बहुत सारे शायर, अदीब, मुसन्निफ, मुफक्किर के रस्म इजरा में मुझे शामिल होने का मौका मिला।
اس بات کو کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اختر بھائی کی مقبولیت کا عالم ہے کہ پہلی دن مجھے یہ ہال بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، ورنہ عموماً 10 لوگ 5 لوگ ہوتے تھے۔ دوسرے حصے کی بات میری یہ ہے کہ میں اپنی بات کو جاری رکھوں۔ اختر بھائی کی سب سے بہترین چیز یہ ہے جس کی وجہ سے اختر بھائی جانے جائیں گے، ان کا ایک شاگرد ہے جس نے 3 ایشین گیمز اور 7 ایشین چیمپئن شپ کو ریپرزینٹ کر کے انسپیکٹر کے پد پہ بھلائی میں کام کرتا ہے۔ پورے جھارکھنڈ میں اس سے بڑا ہینڈ بال کھلاڑی پیدا نہیں ہے، اور انڈیا کے چند کھلاڑیوں میں اس کا نام آتا ہے، اور وہ بچہ یہاں موجود ہے۔ میں بڑی ادب کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت دیتے ہوئے فیروز کو ایک بوکے دینا چاہوں گا، اس لیے کہ پورے گورم ہے ہمارے جھارکھنڈ کا، اور فیروز آپ بنٹی ہے۔ میں یہ ان کی پہچان ہے۔ اختر بھائی کیا چیز ہے، اتنا بڑا اسپورٹس ہے، میں بھی بہت چھوٹا ہوں، عمر میں بڑا ہوں، کھلاڑی کے معاملے میں اس سے چھوٹا ہوں۔ میں اپنے سیریس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس بچے کو، جنہوں نے اختر بھائی کا نام پورے بھارت میں نہیں، پورے ایشیا میں نہیں، پورے ورلڈ میں نام رکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ اجازت صدر محترم کا ملا کہ یہ کام میں کر پایا۔ دوسری بات ہے، چونکہ اسپورٹس کا کتاب ہے، اسی محلے سے پی ایف اے کا پہلا کیڈر پیدا ہوا، وہ موجود ہے۔ سہیل اختر خان جو نیشنل پلیئر ہے وہ موجود ہے۔ میری نظر درجہ بندی پہ پڑ رہی ہے، نیشنل کھلاڑی وہ موجود ہے۔ تو ان کھلاڑیوں کے بیچ اس کتاب کا اجرا ہونا سکھد ماحول دیتا ہے۔ سامعین میں اختر بھائی بلکل سارے کنسرن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اختر بھائی کو میں جتنے نزدیک سے جانتا ہوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، پہلی بار یاسین استاد کا کوئی شاگرد بول لیجیے، بھائی بول لیجیے، چھوٹا بھائی بول لیجیے، پہلی بار اورنگزیب خان کے بعد، اورنگزیب خان 82 میں اپنے ریفری کی مقبولیت کی وجہ سے جانے جاتے تھے، لیکن کامن ویلتھ گیم میں کسی نے اگر ریفری شپ کی اور جس کا ڈنکا پکایا پورے انڈیا میں، تو وہ اختر بھائی ہے۔ میں موجود تھا، اس لیے کہ میں انڈیا کرائم میں تھا، میں موجود تھا۔ تو ان کی کتاب میں جو کہانیاں ہیں ان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں جو مجھ سے جڑی ہوئی ہیں، دھرتی کی مسجد سے جڑی ہوئی ہیں، آپ جب پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ لیکن میں صرف ایک طرف اشارہ کروں گا کہ اختر بھائی کو اس لیے تعریف ہونی چاہیے، اختر بھائی کو اس لیے سلوٹ ہونا چاہیے کہ اختر بھائی نے جس غریبی کی آخری دہلیز پہ کھڑا ہوئے یہ شخص ہارتا نہیں اور جیت کی تلاش میں اجالے کی طرف چلتا ہے، یہی انسان کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اس کتاب میں میں کوئی طالب علم نہیں ہوں یا کوئی پروفیسر بھی نہیں ہوں کتاب کا، میں نے پوری کتاب کو پڑھا۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، اس میں ایک لفظ ہے جو فرنٹ پیج پہ فراز ایک بہت بڑے پورے دنیا میں سمجھا، آپ ہمارے اس شہر کے آبرو ہیں ادب کے، فراز پاکستان کے بہت بڑے شاعر کا نام ہے۔ اور یہ فراز جب میں نے پڑھا تو میری کتاب کو کافی کامیاب ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نام کی بھی عزت رکھتے ہیں اور جو بھی تو اختر بھائی نے بہت بہترین نام رکھا کتاب کا۔ میں چونکہ بہت سارے مہمان ہیں، ادب کی روشنی میں بات کرنے کے لیے جب اسلم بدر موجود ہوں، پرنسپل کریم سٹی موجود ہوں، تو آدمی کو اپنی جگہ پہ رہنی چاہیے۔ ہم کھلاڑی ہیں اور اختر بھائی کو ڈھیر ساری مبارکباد دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اختر بھائی آپ نے ایک راستہ کھول دیا کھلاڑیوں کو کتاب لکھنے کی طرف، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں کوثر ہے وہ اپنے کو کتاب لکھ سکتے ہیں،
प्रॉपर्टी का किताब मकबूलियत की ऊंचाई पकड़े, तो आपने एक रास्ता खोला है जिसके लिए मैं दिल की गहराई से आपको मुबारकबाद देता हूँ। और इस स्टेज की सबसे खूबसूरत चीज कि आपने ऐसे इमाम को चुना जिनकी बेहतरीन आवाज ने अल्लाह पाक के कलाम को हमारे कानों तक पहुंचाया। इस महफिल की कामयाबी की जमानत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। अब हमारे दरमियान बहुत ही खास लोग हैं। एक शख्सियत है दूसरी अजीब शख्सियत के डॉक्टर गैस। मैं इन सबसे पहले चाहूँगा अख्तर हुसैन साहब कुछ अपनी किताब के बारे में रोशनी डालें। अख्तर साहब हुसैन साहब ने इस किताब के मुसन्निफ हैं, आप मुझे सुने। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ राय वकील हमारी महफिल के सदर जनाब अहमद साहब, मेहमानी खुसूसी जनाब मोहम्मद रियाज, डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब, करीम सिद्दीकी, इन सब जनता मेहमानी इदारी डॉक्टर हसन इमाम साहब, उनके इंचार्ज जनाब राजीव साहब, हमारे महफिल के इमाम जनाब अली रज़ा साहब, हमारे जनाब नासिर जनाब अहमद रफीक साहब, और यहाँ जो समाजी कानून अजीज मेहमान और अजीज अस्सलाम वालेकुम। मैं पहली बार है कि मैं मैच में बोलता सकते और आप जान सकते हैं देखा है गलती होती है, तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको इकदाम किए हैं तब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक बात बंद हो जाता है और इसलिए मेरी 150 से ज़्यादा अनुमान है, लेकिन मैं इसको मैंने शॉर्ट में वक्त को देखते हुए रेन्यू घोषित करवा दूसरा काली बिल्लू की कतार धरती की कदर फान में गए वाला जमशेदपुर का मासी था कुंवर बाबू के लक्ष्य लगन 4 घंटे 2 लड़कियाँ 6 गनीमत मिला फौजिया सिनेमा दो मैदान हमारा खाकर एक पाने गौंदा डॉक्टर दाखिल होता है तजनिया पत्थर एक मुश्किल वाक़ा रजनी दौर मुझे सांप पसंद और मैं एक बार करता एवं मामे के मदद खाए ये ना साधु इमाम देगा बस सीधी बातें और बहुत करा उसको ये बोला उनके बाद बाबा बाबा एक पालन करता चिंता पाती माया दोस्तों ये बंदा में है अजान की आवाज़ से बुलाएं सकती वहाँ मैंने मसाला खींचा आप बिना गाली मत दे आगरा रोशन जब शिमला कश्मीर श्रीनगर उमर गौतमवासी मैदी मस्जिद हिंदी मस्जिद कभी कभी ये भी हाथ आता है रमजानी भी हम आसमान का कार्य नहीं थे हमारे बातों में जानवर खासकर नशे क्यों तक
मोहम्मद रमजान जैसोला ये चंद अनुमान है, मेरी बात नहीं है, ऐसे ये सबसे ज़्यादा अनुमान है। इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा आपको लेना चाहूँगा कि अभी शख्सियत जो हमारे जमशेदपुर में ही आई और तकलीफ के खास वो है मोहम्मद यासीन, जिसको लोग यासीन मुबार कहते हैं। लेकिन हमको की बात ये है कि उनको जो दायरे मुकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि उनसे हमारी बहुत ये कई ताल्लुकात हो गए थे, जिसकी वजह से हम दबाते थे हमेशा, उससे ज़्यादा रह गए थे। लेकिन ऐसी ऐसी शख्सियत के बारे में बहुत कम लोगों ने ये वगैरह के इलाके इमाम वगैरह कराया, और इसमें हम बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे उसका जो वो अपनी कला की तरफ से वो एक मरतबा ये विलासन के नाम पे नाम बताया उसको लेकिन उसके जितने भी मैंने उसमें इस्तेमाल है बहुत बड़ी है। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा तक नहीं जो इतने सारे एनिमल फुटबॉल मास्टर होते हैं, एनिमल फुटबॉल और हॉकी और क्रिकेट, एक चार टीमें लोग मैंने लोगों के बच्चों को साथ दिए हैं, तो आगे बढ़ाने अभी तुम करना, हम फोटो खींचेंगे, ठीक है? फोटो खींचेंगे, रिकॉर्ड करते रहना, ठीक है? आराम से टेक लगा, कोई डिस्टर्ब नहीं, ठीक है? हमारे दरमियान अभी दो चीज़ें आप सुनिए। इस महफिल के जो पैगाम मैं अभी मरहूम रियाज साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने तासीरात इस किताब को पेश करें, उसके बाद फिर हज़रत साहब से सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर असलम बदर साहब, मेहमान एजाजी डॉक्टर हसन इमाम मलिक साहब, मुफ्ती अमीरुल हसन साहब, मोहम्मद मशीरुद्दीन साहब, समीर जमा साहब, अनवर अदीब साहब, आज की तकरीब के दुल्हा अख्तर हुसैन साहब, सेंट्रल इंचार्ज और मोहतरम सामीन, आज की शाम बहुत ही हसीन शाम है, क्योंकि आज एक ऐसे किताब की रहनुमाई हुई है जिसमें जिंदगी के सुबह शाम का जिक्र है, जिंदगी की पस्ती और बुलंदी का जिक्र है, ऊंच नीच का जिक्र है, अंधेरे और उजालों का जिक्र है। एक ऐसे इंसान के नशे व फराज की दास्तान है, और इत्तेफाक से इस किताब का नाम भी नशे व फराज है। ख्वातीन हज़रात, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी जिंदगी में पस्ती और बुलंदी नहीं, गरीबी और अमीरी नहीं। हर इंसान बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक जद्दोजहद करते हुए तरक्की के ज़माने तय करता है। उसकी यही कोशिश रहती है कि जिंदगी को कैसे पुरसकून और इत्मीनान बख्श बनाया है। अख्तर हुसैन साहब स्पोर्ट्स की दुनिया के आदमी, उनकी जिंदगी की शुरुआत में नशे तो बहुत आए, लेकिन अपनी कोशिश और जद्दोजहद से उन्होंने हर नशे को फलांग कर फराज की मंजिल ढूंढ ली और एक बाइकर शहरी बनकर अपनी जिंदगी गुजारी। और फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि उनके बचपन के अजीज तरीन दोस्त मसीरुल हसन साहब ने उनके अंदर के छुपे हुए फनकार को पहचान लिया और उन्हें उनकी जिंदगी में पेश आने वाले तमाम वाक़यात और सानेहात को एक किताबी शक्ल देने पर न सिर्फ मजबूर किया, बल्कि इस
काम के लिए उन्हें गाइडलाइन दी है। मशीरुल हसन साहब ने अख्तर हुसैन साहब को मारूफ शायर और असलम बद्र की मशहूर किताब पिंदार का सनम कदा असलम बद्र की समाने हयात के मुताला करने की तरतीब की। बहुत पशुपेश के बाद ना चाहते हुए भी अख्तर साहब ने असलम बद्र की किताब का मुताला किया और फिर उनका कलम सफ़ेद तो ताज पर जिंदगी की दिलचस्प और सबक ने जिंदगी के एक एक वाक़या को बयान करने की भरपूर कोशिश की। उनकी याददाश्त गजब की। लगता है कि अपने दिमाग की मेमोरी में उन्होंने सब कुछ महफूज कर लिया। किताब की जुबान सादा सलीस और आम फहम, जबान इंतहाई आसान, जैसे कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से समझ सकते हैं। वाक़यात बहुत ही जबरदस्ती और दिलचस्पी से बयान किए गए। अख्तर साहब की तर्जनिगारी से बहुत उम्दा है। कहीं से भी ये पता नहीं चलता कि उनकी पहली काबिश है। बहुत संभल कर उन्होंने जिंदगी के कांटों भरे रास्ते पर चलने की कोशिश करी। बहुत सारे वाक़यात सबक आमोज है जिसका मैं दो चार अभी आपसे जिक्र करूँगा। इस किताब को मैंने देखा और देखने के बाद जो पहला जो मेरे पर इसका असर हुआ कि एक स्पोर्ट्स का आदमी कैसे इतनी आसान जुबान में इस किताब को लिखा। और किताब की जो सबसे बड़ी खूबी है कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसके बाद नेक्स्ट क्या है, और यही सबसे बड़ी कामयाबी इस किताब की है। और साथ साथ 1960 के वाक़या जो हमने बचपन में हम सुना करते थे, भूत और प्रेत की कहानियां जो आजकल शायद नहीं देखने को सुनने को भी नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में जगह जगह उन भूत प्रेत चुड़ैल ये सब जो उस जमाने में जो कहानियां हुआ करती थी इसका जो है बड़ी खूबसूरती के साथ जिक्र किया। और ऐसा जिक्र किया कि वो एक टॉपिक मानो ऐसा लगता है कि ये पूरी कहानी है। जब ये जब अक्सर साथ एक जगह लिखते हैं कि कंटनिया पत्थर और चुड़ैल का वाक़या है, तो बचपन में आप जानते होंगे कि लोग शरारत बहुत करते हैं। कहीं से भी उसको तंग मजा की अगर चीज मिल जाती है तो उसके साथ वो खिलवाड़ करते हैं। वो सारा जिक्र उन्होंने किया है। आगे के जैसा कि अभी अनवर अदीब साहब ने भी कहा कि आज की नई नस्ल को अगर ये कहा जाए कि रेडियो मैदान, तो उनको इसका कंसेप्ट नहीं पता चलेगा। लेकिन ये रेडियो मैदान का जो कंसेप्ट है अख्तर साहब ने इस किताब में जब जो आने वाली नस्ल को ये पता चलेगा कि उस जमाने में कोई ऐसा देश था जहाँ पर रेडियो के जरिए लोगों को जो है खबरें मिलती। फुकटिया सनीमा शायद इसका कंसेप्ट नई नस्ल जानते भी नहीं, लेकिन फुकटिया सनीमा हम सब जो पुराने लोग हैं अच्छे से जानते हैं, बड़ी छुप छुप करके जानते थे और घर आने के बाद पिटाई भी पड़ती थी। तो उस फुकटिया सनीमा का भी जो है इन्होंने जिक्र किया जो अपने आप में एक बेहतरीन मिसाल है। कई जगह गरम नाले के मुतहद साए उसमें जो इन्होंने नक्शा खींचा पूरा जमशेदपुर का, वो अपने आप में एक मिसाल है। उसकी दो तीन वाक़यात में जैसे उस जमाने में आज जो आप सड़क में जाएंगे तो चारों तरफ चकाचौक लाइट नजर आएगी, लेकिन उस जमाने में जो मध्यम लाइट और फिर उसमें से रास्ते में जाना और उस रास्ते में जो है वो चुड़ैल और भूत और प्रेत का जो मिलना, ये सारे वाक़यात आपको पूरी कहानी जो है आप अगर शुरू करेंगे तो मैं जानता हूँ कि आप पूरी कहानी पढ़ेंगे। तो ये अख्तर साहब की कामयाबी की दलील है। आगे जो है घर के जो वाक़यात
एक बात मैं जानता हूँ कि अपनी आप बीती लिखना ये सबसे टफ काम है, क्योंकि उसमें सच्चाई आप नहीं बयान कर सकते, लोग डरते। लेकिन अख्तर हुसैन साहब ने अपनी आप बीती को बहुत ही सच्चाई के साथ पेश किया, चाहे वो घर के मामला के लिए। अक्सर घर में भाइयों के दरमियान किसी चीज को लेकर के मामला हो जाते हैं, उस मामला में क्या होगा वो भी इन्होंने। और हाइट तो ये है कि आज धरती की मैं भालू आशा में रहता हूँ, लोग जितना चाहते हैं 10 फीट 5 फीट अपने जो एरिया दिया गया उससे ज्यादा लोग बना देते हैं। लेकिन हमें याद है, मैंने जिक्र किया कि उस वक्त टाटा की खौफ इतनी ज्यादा थी कि 1 फीट भी लोग या एक दरवाजा भी लोग नहीं खोल सकते थे, उसका भी उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया। तो ये अख्तर साहब की किताब की बहुत बड़ी, हम कहेंगे आपसे कि आप पूरी किताब को पढ़ें। 2 चीज और जो इस किताब में इन्होंने जो काम किया है कि स्पोर्ट्स के खिलाड़ी जो धरती में और खास करके टाटा स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे, उन सबों का इन्होंने किया। और जब ये 2005 में जो हज में गए और वो पूरा हज का जो वाकया जो इन्होंने पेश किया वो भी अपने आप में पढ़ने के लिए। वैसे तो मुफ्ती साहब की किताब का मैं बहुत ही आशिक हूँ, क्योंकि जब 2012 में मैं गया था तो पूरी किताब, इतनी सारी किताबें मिली थी, लेकिन मुफ्ती साहब आपकी किताब बहुत ही शानदार। लेकिन जब इनकी किताब को जो मैंने पढ़ा तो वो सारे वाकया एक एक करके सामने आ गए, जो बड़ी बेबाकी से इन्होंने जो लिखा है। साथ साथ अपने स्कूल के वाकयात भी इन्होंने बड़ा खूबसूरती के साथ। आज के जमाने में 7th क्लास का पास होना, मैट्रिक का पास होना, कॉलेज में जाना ही आम सी बात है, लेकिन उस जमाने में 7th क्लास का पास करना और फिर उसके लिए कॉलेज में दाखिला ले लेना, ये सब बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उन सब बातों को और किस तरह से जाते थे, और उस दरमियान में जो वाकयात जमा हुए हैं, तो वाकयात को इन्होंने जिस तरह से पेश किया है, मालूम पड़ता है कि ये अपने आप में कहानी है। अख्तर हुसैन साहब की ये बहुत बड़ी हम समझते हैं कि कामयाबी है इसमें। साथ ही साथ ये हिंदुस्तान के चूंकि स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, और हिंदुस्तान के हमको लगता है कि सारे इलाका इन्होंने जो है चक्कर लगाया है, और उन सब इलाके को के याददाश्त को एक लाइन को याद करके लिखना, और लिखने में भी हम किताबें तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरती के साथ इन्होंने अपनी किताब में उस वाकयात को जिक्र किया है कि अगर कोई भी वाकयात को अगर आप उठाएंगे तो बगैर पढ़े हुए उस वाकया को आप खत्म नहीं करेंगे। और ये सबसे बड़ी कामयाबी मैं अख्तर हुसैन साहब को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि इन सब चीज़ों को उन्होंने सहयोग करके रखा है। कि किताब को जब आदमी को रिसर्च करेगा, जब शायद कल्चर के बारे में लिखेगा, तो अख्तर हुसैन साहब की जो बातें हैं उसको कोट करेगा। मैं आखिर में अख्तर हुसैन साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है जमशेदपुर वासियों को। शुक्रिया। अख्तर साहब की इस किताब की बहुत बड़ी खूबी है, इस किताब को कुछ शख्स ने लिखा जिसने शायद खत ही लिखा हो, खत लिखने वाला सिर्फ खत लिखा हुआ किताब की कमी। और इस किताब को लिखने के बाद इस किताब को मंजर आम से आगे है। असल रब साहब का बहुत बड़ा रोल है। अगर इसकी वास्तादारी भी करते और वो भी जितने बड़े अदीब हैं, जितने बड़े शायर हैं, उन्होंने एक ऐसे शख्स जिसकी पहली किताब है जिसने कभी कुछ लिखा ही नहीं, उस किताब को भी दूर करने की, उसको ठीक करने की, दरअसाई करने के लिए बेड़ा भरने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान हम समझते हैं कि ये
تو بہت زیادہ شکریہ ہے ان سب کی کہ وہ کس طرح سے ایک دم بالکل نئے لوگ کس طرح سے وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کس طرح سے وہ رائٹر بنا لیتے ہیں. تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حکمت تلاش ہے. اور کتاب آپ پڑھیں گے دیکھے گا کوئی نہ کوئی بات جو ہے جس کا صاحب نے ریکمینڈ کیا کہ کچھ چھپنا چاہیے، مطلب کتاب میں کوئی بات تو ہے. صاحب دو چار ان کی طبیعت بہت خراب ہے لیکن جو آ گئے. اسٹیج پہ موجود مہمانان کرام اور سامعین الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اس دن کا ایک لمحہ یاد ہے جب ہمارے دوست بشیر خاص کے ساتھ اختر حسین صاحب میرے دلیل خانے میں تشریف لائے تھے. اختر حسین صاحب کے ہاتھ میں ایک مسودہ تھا کسی کتاب. کچھ دیر کی گفتگو کے بعد کچھ تعارف کو مجید الدین صاحب نے اختر حسین صاحب کو پیش کیا اور میرے حوالے اختر حسین صاحب کا مسودہ پیش کر دیا کہ دیکھیے اختر حسین صاحب نے اپنی زندگی سے متعلق کچھ واقعات لکھے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ اسے شائع بھی کیا جائے. آپ ذرا ایک نظر ڈال دیجیے اس پر. میں نے وہ مسئلہ لیا اور آپ یقین جانیے ایک ایک لفظ سچ کہہ رہا ہوں. میں جو مسئلہ میں نے لیا میں نے اس کی مدد کرنا شروع کر دی، کیونکہ پڑھنا شروع کر دیا اور تقریباً آدھے گھنٹے تک پڑھتا رہا لگاتار اسی وقت. پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی میری نظر اختر حسین صاحب کی طرف گزر جاتی تھی. ان کے چہرے پر جو تاثرات قائم ہو گئے تھے ان کا بھی میں مشاہدہ کر رہا تھا. جب میں نے سرسری ورق گردانی مسودے کی تو میں نے اپنے ٹیبل پر مسودہ یوں رکھا. ڈاکٹر حسین صاحب نے فرمایا میں نہ تو شاعر ہوں نہ ادیب ہوں نہ زبان دان ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیسا لکھا ہے کیا لکھا ہے. میں نے انہیں جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہ سب کچھ نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر یہ سب کچھ ہوتے تو جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس پر یادوں کہ بارات کے جوش ملیہ بازی چھا جاتے ہیں، آپ کی شناخت ختم ہو جاتی ہے. دراصل آپ کی شناخت جو ہے
یہ وہی زبان ہے جو اس مسئلے میں موجود ہے. اس مسئلے کی زبان کی سادگی ہی دراصل اس کا حسن ہے. ورنہ اگر زبان دانی کے زان میں اگر آپ نے لغت کا سہارا لیا ہوتا تو شاید یہ کتاب کسی کام کی نہیں رہ جاتی. ساتھیوں، آج بھی میرا ماننا یہ ہے کہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبصورتی جو ہے وہ اس کی زبان ہی ہے. دوسری بات جو اختر صاحب نے مجھ سے کہی تھی کہ بھائی وہ انفارمیشن کچھ نہیں ہے اور کچھ جانتے بھی نہیں. میں نے پھر عرض کیا کہ بہت ہی اچھا ہوا کہ آپ کچھ نہیں جانتے، اس لیے کہ دنیا کے سب سے بڑے جو فلاسفر ہیں جسے فلسفے کا بابا آدم کہا جاتا ہے، یعنی سقراط، یونان کے، دیوانی کی زندگی گزارتے تھے. بازار میں نکلتے تو نوجوانوں کی چوری ان کے پیچھے پیچھے چلتی. ہر جگہ ان کو پکڑ پکڑ کے نوجوان ان سے کچھ سوال کرتے تھے اور وہ ایک چٹکی میں جواب دے کے پھر آگے دوڑ جاتے. یہ بات نہ پکڑا. ایک بار نوجوانوں نے پکڑا ان کو کہ نہیں بابا اتنا جانتے ہو. سقراط نے جواب دیا میں اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا. ان کے جواب نے مجھے سقراط کی یاد دلائی. میں اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا. دنیا کے بڑے بڑے اسکالرس سائنس کے شعبہ سے ہوں، تاریخ کی شعبہ سے ہوں، معاشیات کے شعبہ سے، سماجیات کی شعبہ یا سیاسیات کی شعبہ سے ہوں، سب کا ماننا یہی ہے. دراصل نہیں جاننے کے بیچ سے بھی جاننے کے جنگل کا ہے. اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میں جانتا ہوں، شاید ختم ہو جائے گا، پھر تو جاننے کی تمنا ہی نہیں رہے گی. اختر حسین صاحب کا یہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے. اگر سب دیکھیے کیا کروں، شاید نیوٹن سے کسی نے پوچھا تھا سمندر کے کنارے ٹہلتے ہوئے کہ نیوٹن صاحب آپ تو سائنس کے بابا آدم ہو. تو نیوٹن نے کہا کہ اصل میاں میرے سامنے تو علم کا ایک لامحدود سمندر ہے جو لہریں مارتا ہے. میں تو ابھی ریت پر چہل قدمی کر رہا ہوں اور ریت کے ذرات چن رہا ہوں، وہ بھی کچھ ہی ذرے میرے ہاتھ لگے. نیوٹن ہے اس کا بھی کہنا تھا کہ میرے ہاتھ کا بھی سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں لگا. ذاتی گرامی اور دوسری طور پر جو نوجوان اس محفل موجود ہیں تو بس اپنے دل و دماغ سے جاننے کے اس کانٹے کو نکال رہے ہیں. جب تک جاننے کا یہ کانٹا اپنے دل اور دماغ سے نہیں نکلتا اس وقت تک جاننے کا عمل جاری ہی نہیں ہوگا.
ہم جسے تعلیم کہتے ہیں، جاننے کا ایک عمل ضرور ہے، لیکن ایک راستہ ہے، منزل نہیں۔ تعلیم جو ہے منزل نہیں ہے، ایک راستہ ہے۔ منزل جو ہے علم، علم منزل ہے، تعلیم راستہ ہے، اور اس راستے پر جو روشنی ہو رہی ہے، جس روشنی میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ایک پتھر، ایک چٹان ہے، ادھر سے لے کر کبھی گر پڑو کہ یہ گڑھا ہے، یہ روشنی اس راستے کو منور کرتی ہے۔ یہ روشنی کیا ہے؟ تربیت، تعلیم، راستہ، علم، منزل۔ اور منزل تک آپ کو محفوظ پہنچانے میں تربیت کا بڑا حصہ ہے۔ بہت سارے بزرگ حضرات جو موجود ہیں، میں ان سے بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ اپنے بچوں میں اس تربیت کو عام کیجیے۔ تربیت کو کبھی استادوں کے حوالے میں کیجیے، استادوں کا کام تعلیم دینا ہے، علم کی منزل تک پہنچانا ہے، لیکن جب تک آپ کی تربیت شامل نہیں ہوگی اس وقت تک شاید وہ مسافر راستے کا علم کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ اختر حسین صاحب نے بچوں کے لیے دراصل یہ کتاب شائع کروائی ہے۔ یہ کتاب وہ تربیتی کتاب ہے۔ یہ کتاب کوئی علم کا ماخذ نہیں ہے، بلکہ اس علم کے ماخذ اور منبع تک پہنچانے کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے، روشنی ہے۔ حضرات گرامی، میں پتہ نہیں اور کیا کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرے دماغ میں بھی کچھ نہیں آ رہا ہے، کئی دنوں سے طبیعت خراب چل رہی ہے۔ کوئی پرسوں دیکھیے بڑا مشاعرہ ہمارے حضرت امام صاحب نے کئی بار دیکھنے کیا کرتے تھے، اس دن مشاعرہ پر گاڑی بھی بھجوانے کے لیے کہا تھا، لیکن میری بدقسمت تھی کہ میں اسی دوپہر کو ہمارے گھر مطلع ہو گئے، نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے مشاعرے کی میری شرکت نہیں ہو سکی، لیکن آج کے پروگرام میں میں شریک ہوں، اس لیے کہ حضرت امام صاحب معاف کیجیے گا، میں شاید آج کے اس پروگرام کو پرسوں کے اس پروگرام سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں کہ یہ تربیتی پروگرام بن سکتا ہے۔ اب وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو خود نویش جس کو کہتے ہیں، بایوگرافی جس کو کہتے ہیں، وہ ہے کیا؟ اختر حسین صاحب نے نصیب فراز کے نام سے ایک بایوگرافی لکھی، اپنی ذاتی، ان کی ذاتی بایوگرافی ہے، لیکن جس شعبے سے متعلق ہے یہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے، وہ تحریری طور پر آپ کے سامنے پیش کر دی۔ میں نے بھی بایوگرافی لکھی، وہ بھی میری اپنی ذاتی، اور امام صاحب نے ضرور بایوگرافی لکھی، اور اسی طرح مختلف شعبوں سے متعلق لوگ، سیاست سے، سماج سے، معاشیات سے، تعلیم سے اور دیگر لوگوں سے متعلق لوگ اگر اپنی بایوگرافی لکھے اور ان تمام بایوگرافی کو اگر اکٹھا کر دیا
गुजारिश करूँगा, एक शख्स जिसे कई बार मैंने इशारतन कहा भी है, एक शख्स, वो शख्स कौन हो सकता है? मेरा ख्याल है आप समझ रहे होंगे। स्टेज पर मौजूद है डॉक्टर हसन। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपने शोबे से मुताल्लिक अपनी बायोग्राफी तरतीब दें। आप तमाम लोग ख्वाहिशमंद होंगे, क्योंकि ख्वाहिशमंद ने हाथ उठा के बात की राइट करें कि आज से हसन इमाम साहब अपनी बायोग्राफी लिखना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह जमशेदपुर की तारीख का वो भी एक हिस्सा हो जाएगा। बस मुझे और कुछ नहीं कहना हुसैन साहब को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करूँ कि ये किताब आप तक पहुँचे और इस किताब से सबक लेते हुए आप जिस शोबे से मुताल्लिक़ हो, कुछ शोबे के बारे में कुछ न कुछ अपने ताल्लुक से ज़रूर लिखें। इस तरह जमशेदपुर शहर की एक मुकम्मल तारीख। देखिए, आप कह सकते हैं कि मैंने तो जमशेदपुर की तारीख लिखी है, लेकिन वो अदबी तारीख है, अदबी शोबा है। मैंने कहा मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक़ लोग अपने अपने तौर पर कुछ न कुछ लिखें, इससे मुस्तक़िल तारीख मुहैया हो सकती है, जिसे जमशेदपुर के बारे में जानने वाले लोग उसका मुताला करेंगे। एक और गुजारिश आपसे है कि अख्तर हुसैन साहब ने अपने विज्ञान लगाते हैं इस किताब को लिखने में, ऐसे भी काफ़ी सर्च किए उन्होंने, ये महफिल भी उन्होंने सजाई, तो आपका क्या फर्क बनता है? क्या है और हमारी यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनके आपको फर्क ये बनता है कि ये किताब जो रखी हुई है, कम से कम एक किताब तो जरूर खरीदें, कुछ तो उनका साथ दें। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया साहब। अब ये तकरीब अपने ख़िताम से थाम गई और पिछली में लगाए गए हैं तो आजम साहब इस किताब आपने साहब की गुजारिश करी है। इस किताब को बताइए हसन साहब ने एक बात नहीं बताई आपको, मैं बता देता हूँ। मुझे इस किताब की तमाम बहुत खूबसूरत है। किताब अगर आप उसको उठाएंगे तो आप कहें कहाँ है किताब कुछ है, कमाल में कुछ नहीं कर रहा। किताब अच्छी छपी है, किताब बहुत अच्छी है। आप जब इसको उठाएंगे तो आपको जी करेगा कि इसको पढ़ना ही है। इसकी तबाह भी बहुत खूबसूरत है, इसको पूरा तहजीब तो हसन साहब ने किया है। अब मैं समीर जमा साहब से गुजारिश करता हूँ कि आज इजाज़त शुरू पेश करें। समीर जमा साहब जो स्पोर्ट्स की दुनिया में हैं, अख्तर हुसैन साहब से बहुत क्लोज रहे हैं। बाद में टाइम होगा, मैं अपने मेहमानों का और अपने जितने भी हमारे रिक्वेस्ट आए हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा
करता हूँ कि उन्होंने अक्सर हमारे बड़े भाई के जहन में ये बात रहा कि ऐसी किताब लिखाई जाए, और उन्होंने नजीब फिराज किताब लिखा, और मैं तो पढ़ चुका हूँ और हमारे जितने भी गेस्ट स्टेज पर वो भी पढ़ चुके हैं। आप तमाम लोग इस किताब को पढ़िएगा, और बहुत अच्छी अच्छी बातें स्पोर्ट्स के अलावा इनकी जो बायोग्राफी है इन्होंने लिखा है। मैं थोड़ी 5 मिनट जो नमाज के वक्त जाकर अख्तर भाई के बारे में बता दूँ, हल्का सा ज़्यादा नहीं मुख्तसर करना होगा। मैं उन्हें 1974 जानता हूँ। हमारे भी सर मराठी साहब इसी सेंटर के ऑफिसर इंचार्ज हैं, वो बैठे हुए हैं, इसी सेंटर के वो स्पोर्ट्स इंस्पेक्टर थे सर। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ फुटबॉल टीम को इन्होंने उस वक्त अंडर 12 अंडर 13 की टीम कहीं सेंट्रल टूर्नामेंट होता था, वो 37 प्लेयर खोजते थे, हमारे पास आते थे, अरे यार तुम्हारे बस्ती का फर्क लग रहा है, आपको ले जाना है। 1974-75 की बात है। इसी सेंटर के सीसी मेंबर में रहते हैं, बहुत पुरानी शख्सियत है, और बहुत सी बातों का किताब पढ़िएगा तो मालूम हो जाएगा। ये टाटा स्टील के अधिकारी हैं, स्पोर्ट्स इनका 7 इवेंट में ये गेम खेलते थे, शायद आप लोगों नॉलेज होंगे कि नहीं। हमारे स्पोर्ट्स में पहले में पप्पू भाई जानते होंगे, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, एथलेट, कबड्डी, 7 इवेंट में ये पार्टिसिपेट करते थे। इनका स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा योगदान है। इतने प्लेयर इसी सेंट्रल मैदान में निकल आते हैं। हमारे पप्पू भाई बैठे हैं, पप्पन होंगे, और हमारे खुद जो आज गेस्ट ऑनर है डॉक्टर हसन इमाम मलिक, इन्होंने कहा कि हमारे गुरु हैं। जब हम लोग को दावत देने गए, इन्होंने कहा कि सभी भाई ये तो गुरु हम लोग के यही सिखाया है, यही हैंडबॉल का यही सिखाया है। ये इनका बड़ापन हसन इमाम मलिक का, जो अपने पुराने पहले उस बात को भूले नहीं, बात नहीं हसन उस्ताद को सारी दुनिया जानती है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, टाइम नमाज का हो रहा है। मैं अपने आज के जो मेहमान खुसूसी हैं, करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब, ये अदब नहीं किया है, लेकिन इसके पहले भी स्पोर्ट्स हुआ था किसी सेंटर में, वहाँ भी यहाँ भी वो मौजूद थे। और इस तकरीब में हमारा इस किताब को फिनिशिंग किया, कंपोज किया, दिल से उनका शुक्रिया उनको। यहाँ जितने भी लोग हैं मैं सबको जानता हूँ, इतने को जानता हूँ, स्पोर्ट मैन है, समाज सेवी है, अख्तर भाई है, सिकंदर भाई है, साहब भाई है, हमारे पुराने चचा जो मशहूर फुटबॉलर थे हमारे बीच बैठे हैं, गुलाम मुस्तफा चचा, हमारे शरीफ भाई, अहमद कौसर भी थे, और रजब भाई, और जितने भी लोग मैं कितने नाम जानता हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे हाँ हबीब भाई, फजली भाई, अरे सब मैं जानता हूँ। और एक बात मैं बता दूँ, पपन भी आए, एक हुई के चेला कर चुके हैं। मैं एक छोटा बात बताता हूँ, 1992 में बगल में हमारे इलाके बड़े गाँव में ग्राउंड है, विशाल हम लोगों का है। मैंने अख्तर भाई से कहा, भाई आप इंटरनेशनल रेफरी हैं तो बच्चों को थोड़ी ट्रेनिंग दीजिए, वक्त दीजिए। 4 बजे ड्यूटी से आने के बाद डायरेक्ट घर नहीं आएंगे, वो हमारे फील्ड आते थे, और उनका मेहनत से हमारे 4 बच्चे CIT में नौकरी कर रहे हैं, जिसमें अभी हसन इमाम मलिक ने सम्मानित किया, फिरोज खान इंडिया कैप्टन हो चुका है, वो उनका प्रोजेक्ट है। उनका भाई फजल खान शहीद में है, इम्तियाज बैठे हुए हैं, भाई जो कहते हैं लोग, वो उनका प्रोजेक्ट है। सैयद वो भी CIT में है, वो उनका प्रोजेक्ट है। सोनू बैठे हुए हैं वहाँ, वो उनका प्रोजेक्ट है। और बहुत से प्लेयर हैं जो पुराने हैं, रजब भाई, परवेज खान, ये सब उनके प्रोजेक्ट हैं, और उनका क्या शुक्रिया कर रहे हैं, वो खुद सबका शुक्रिया कर रहे हैं। और इन तमाम बातों के बाद मैं जितने भी मेहमान हैं, खसूसी मेहमान, हमारे जितने वक्त निकाल के हमारा अख्तर भाई के गुरु से आए, और जो लोग भी सपोर्ट किए, प्रेस वाले भी है, जावेद भाई है, और तमाम लोग जो भी इसमें शरीक हुए, मैं दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम भाई में हसन मलिक भाई के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। आज इतने बड़े पोस्ट में क्यों गए, ये मैं बता दूँ। हसन भाई और कीजिए, इनका खिलाफ, इनका किरदार, कोई भी बड़ा ऑफिसर का
मदद साहब जब जाते हैं अगर किसी भी जान पहचान से इनकी नजर पड़ गई तो विश करते हैं, बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ बहुत बार हुआ था, एसपी साहब के साथ रहे, डीसी साहब के साथ रहे, अगर हम लोग को नजर पड़े आप लोग से भी इनका ताल्लुक विश करते हैं, तो लोग घुमा लेते हैं चेहरा, अरे क्या मैं करूँ। ये बहुत बड़ी खूबी है, यही वजह है आज इतने बड़े पोस्ट में इन्होंने खुद कहा कि मैं एक लेबर था, इन्होंने कहा कि नहीं कहा, लेकिन आज अल्लाह ताला का शुक्र है, माँ बाप की इनके साथ दुआएं, इनके वालिद साहब एक सोशल वर्कर थे, इनकी दुआएं हैं जो इतने बड़े पोस्ट में है। और हम लोग बीच में हमारे असम बदर साहब जैसे, डॉक्टर रियाज साहब जैसे शख्सियत, हुसैन भाई, हमारे भी मांडी साहब, अनुनदी अख्तर भाई को रहिए, इनके बीच में बैठे हैं और अपनी गुफ्तगू भी हम लोग के बीच में लगे। मैं उनका तहदील से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे असम बदर साहब ने कहा एक बुक उनको एक किताब का भी करना चाहिए। हम लोग ख्वाहिशमंद हैं कि इनके जरिए किताब लिखा जाए कि नहीं लिखा जाए, बोलिए। ये स्पोर्ट्स के और अदब में भी इनका बहुत इंटरेस्ट है। इन बातों से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ क्योंकि माफ का वक्त हो गया। शुक्रिया तमाम लोगों का, शुक्रिया भाई, कोई नाम शुक्रिया गवर्नमेंट, थैंक यू। किताब की कीमत तो 300 रुपये है, लेकिन आज 250 रुपये में आपको मिलेगी। किताब अख्तर साहब को याद करें, पढ़े, देखें, शुक्रिया। और लिखने में भी किताब सहयोग करके रखा है। आने वाली नस्ल को रिफरेंस के तौर पर जब किताबें लिखी जाती हैं तो बात देता हूँ कि हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है शेख अब्दुल्ला साहब को। शुक्रिया। साहब का बहुत बड़ा रोल है। अगर उसकी हौसला अफजाई नहीं करते और वो भी जितने बड़े अदीब हैं, जितने बड़े शायर हैं, उन्होंने एक ऐसे सर्च की जिसकी पहली किताब है उसमें कभी कुछ लिखा ही नहीं, उस किताब को भी को दुरुस्त करने की, उसको ठीक करने की, नजरसारी करने के लिए बेड़ा उठाने के उनका बहुत बड़ा योगदान। हम समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हम सब उनके कि वो किस तरह से एकदम बिल्कुल नए लोगों को किस तरह से वो और किस तरह से वो हौसला अफजाई करते हैं, किस तरह से वो राइटर बना लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने शिकायत तलाश लिया। अभी किताब आप पढ़े तो लगेगा कि कोई ना कोई बात तो है जिसको असलम साहब ने रिकमेंड किया कि कुछ छपना चाहिए, तो किताब में कोई बात तो है। असलम साहब 2-4 उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन आ गए। स्टेज में मौजूद मेहमानान किराम और सामईन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
مجھے اس دن کا ایک لمحہ یاد ہے جب ہمارے دوست مفید خاص کے ساتھ اختر حسین تھا کیا جائے. آپ ذرا ایک نظر ڈال دیجیے اس پر. میں نے وہ مشورہ لیا اور آپ یقین جانیے ایک ایک لفظ سچ کہہ رہا ہوں میں. جو مشورہ میں نے لیا میں نے اس کی بڑھ گردانی شروع کر دی, مجھے پڑھنا شروع کر دیا اور تقریباً آدھے گھنٹے تک پڑھتا رہا لگاتار اسی دن. جب میں نے سرسری بڑھ گردانی مسئلے کی تو میں نے اپنے ٹیبل پر مسئلہ یوں رکھا. ڈاکٹر حسین صاحب نے فرمایا میں نے جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہ سب کچھ نہیں ہیں. قرآن کی سادگی ہی دراصل اس کا حسن ہے. ورنہ اگر زبان دانی کے زان میں اگر آپ نے لغت کا سہارا دیوانی کی زندگی گزارنا جانتے ہو. سقراط نے جواب دیا میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے سامنے تو علم کا ایک لامحدود سمندر ہے جو لہر مارتا ہے. میں تو ابھی ریت پر چہر قدمی کر رہا ہوں اور ریت کے ذرات چن رہا ہوں, وہ بھی کچھ ہی ذرے میرے ہاتھ لگے. نیوٹن ہے لیکن اس کا بھی کہنا تھا کہ میرے ہاتھ کو ابھی علم کا سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں لگا. حضرات گرامی اور اسی طور پر جو نوجوان جب تک جاننے کا یہ کانٹا آپ کے دل اور دماغ سے نہیں نکلتا اس وقت تک جاننے کا عمل جاری ہی نہیں ہوگا. روشنی ہو رہی ہے جس روشنی میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ایک پتھر ایک چٹان ہے, ادھر سے چلے چلو گے کچھ ہو کر آگے گر پڑو گے, یہ گڑھا ہے. یہ روشنی اس روشنی تک آپ کو محفوظ پہنچانے میں تربیت کا بڑا حصہ ہے. بہت سارے بزرگ حضرات اس جگہ میں موجود ہیں, میں ان سے بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ اپنے بچوں میں اس تربیت کو عام کیجیے. تربیت کو کبھی استادوں کے حوالے مت کیجیے. استادوں کا کام تعلیم دینا ہے, علم کی منزل تک پہنچانا ہے, لیکن جب تک آپ کی تربیت شامل نہیں ہوگی اس وقت تک شاید وہ مسافر. یہ کتاب وہ تربیتی کتاب ہے. یہ کتاب کوئی علم کا ماخذ نہیں ہے. حضرات گرامی میں پتہ نہیں اور کیا کچھ کہنا چاہتا ہوں, میرے دماغ میں ابھی کچھ نہیں آ رہا ہے. کئی دنوں سے طبیعت خراب چل رہی ہے. ابھی پرسوں دیکھیے بڑا مشاعرہ ہمارے حضرت امام صاحب نے کئی بار ذکر کیا, بلکہ جس دن مشاعرہ تھا اس دن گاڑی بھی بھجوانے کے لیے کہا تھا, لیکن میری بدقسمتی کہ میں اسی دوپہر کو بخار خیر مبتلا ہو گیا, نہیں آ سکا. اتنے بڑے مشاعرے میں میری شرکت نہیں ہو سکی, لیکن آج کے پروگرام میں شریک ہوں. اس لیے کہ حضرت امام صاحب معاف کیجیے گا, میں یہی ہے کہ اپنے اپنے شعبوں میں لوگ اس منظمش کے لکھنے کا اہتمام کریں. ڈاکٹر حسن
उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपने शोबे से मुताल्लिक अपनी बायोग्राफी तरतीब दें। आप तमाम लोग